हेलो एंड वेलकम बैक टू एफ आई में डिवेंचर बच्चों। आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो, ठीक है ना। आज मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि एरोमेटिसिटी शो करेंगे, क्या क्राइटेरियाज होता है एरोमेटिसिटी शो करने के लिए, हम कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ऐसी सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं फटाफट से, एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बताने वाली हूँ आज मैं, एरोमेटिसिटी कैसे आती है, क्या क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी आने के लिए, वो बताने वाली हूँ, यानी यहाँ पे हक्कल रूल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि भाई क्यों ज़रूरत है इसकी, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कोई चैप्टर नहीं है ये, मतलब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए लैंग्वेज, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, और ये उसका ABCD है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD नहीं आएगा तो सेंटेंसेस बनाना नहीं आएगा, वैसे ही अगर आपको रिएक्शंस बनानी सीखनी है तो आपको उन रिएक्शंस के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, कैसा मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, और उन मैकेनिज्म्स के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि स्टेबल है या नहीं, अनस्टेबल है, बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स हमने पिछले दिनों पढ़े हैं, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। इन सब की मदद से हमने ये जानना सीखा कि भाई जो बनने वाला कार्बोकटायन है वो स्टेबल बनेगा कि नहीं, ठीक है, जो बनने वाली अल्कीन है वो स्टेबल बनेगी कि नहीं। अल्कीन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा और हमने मीजोमेरिक इफेक्ट की क्या बोलते शरण ली, ठीक है। वैसे ही आज हम एरोमेटिसिटी, एक और इफेक्ट, यानी ये एरोमेटिक कैरेक्टर एक इफेक्ट है, एरोमेटिक कैरेक्टर एक क्राइटेरिया है जिससे कि हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, फिर से कटायन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, अनायन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, अल्कीन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एरोमेटिसिटी, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सारे ही इफेक्ट से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। यानी जहाँ पर भी एरोमेटिसिटी आ गया वहाँ पर मुझे कोई और इफेक्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है तो बस सफिशिएंट है, कंपाउंड को परम शांति, परम स्टेबिलिटी की प्राप्ति हो चुकी है। अब मुझे कोई और क्राइटेरिया, कोई और स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली एरोमेटिसिटी ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल माना गया है, मीजोमेरिक से भी ज़्यादा प्रेफरेंशियल है, इंडक्टिव से भी ज़्यादा प्रेफरेंशियल है, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड बेटा एरोमेटिक है तो फिर वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जो भी चीज़, ठीक है ना, जो भी चीज़, बेसिकली पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स ही वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक बनाते हैं। तो अगर उस कंपाउंड के पास ऐसे पाई बॉन्ड्स और ऐसे लोन पेयर्स हैं जो कि उस कंपाउंड को एरोमेटिक बना चुके हैं, तो फिर वो अपने वो वाले लोन पेयर्स, वो वाले पाई बॉन्ड्स कभी किसी को नहीं देगा जिससे उसको एरोमेटिसिटी मिली है। बेसिकली कंपाउंड को एरोमेटिसिटी मिलना यानी कुबेर के खजाने मिलने जैसा है। एक बार उसको वो मिल गया, उसके बाद वो मस्त, उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी क्राइटेरियाज होती हैं, ऐसे कौन सी चीजें उसके पास होनी चाहिए जिससे मैं बोलूंगी कि कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके पास होने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रूल होता है जो कि फॉलो होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए एक रूल है जो कि फॉलो होना चाहिए, और वो जो रूल होता है उस रूल का नाम होता है हक्कल्स रूल, ठीक है ना, हक्कल रूल। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलोज हक्कल रूल, ठीक है, हक्कल रूल वो फॉलो करे। हक्कल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये रूल दिया है, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड हक्कल रूल बच्चों फॉलो करेगा देन इट इज सेड टू बी एरोमेटिक, तब वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। और
अब हम क्यों चेक करते हैं भाई एरोमेटिक, जैसे मैंने बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको इसके ऊपर बनते हैं। ऐसे रिएक्शन दे देंगे, आपको बोलेंगे बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं, दो रिएक्शन होंगे, दो रिएक्शन दी होगी, एक में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा, एक में कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बन रहा होगा, बोलेंगे बताओ भाई कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, फिर आपको कोई कार्बोकटायन देके बना के दे देगा, बोलेगा बताओ भाई कौन सा कार्बोकटायन एरोमेटिक, मतलब कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। तो वहां पर भी जैसे हम अब तक मीजो और इंडक्टिव देखते हुए आए हैं, वहां पर हमें देखना पड़ेगा, अरे जहां एरोमेटिसिटी आ रही है वो कार्बोकटायन स्टेबल होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कई बार पूछ लेंगे, बताओ भाई दो कंपाउंड दिए होंगे, बताओ दोनों में से ज्यादा H+ कौन देगा, तो वहां पर भी एरोमेटिसिटी आ सकती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारी जगह देखी जा सकती है और वो सारी जगहों पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे आएगी, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई जो भी कंपाउंड हमारा है वो हक्कल रूल को अगर फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होता है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हक्कल रूल क्या चीज़ है। ठीक है, हक्कल रूल क्या चीज है। हक्कल रूल के अंदर कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो कंपाउंड होता है वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है ना, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल कि वो प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि वो पूरे कार्बन एटम्स, जो उसके पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, वो सभी एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। इसका बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल जो आप लोग अब तक देखते हुए आए, वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। हम लोग बहुत बार मतलब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है। क्यों भाई, क्यों है बेंजीन एरोमेटिक? तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो ये हो गया हमारे हक्कल का थर्ड रूल कि भाई साहब देयर मस्ट बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब ये डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? ठीक है, ये डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन का मतलब है वहां पर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होना जो कभी अपने घर पे नहीं बैठते, जो कभी एक जैसे नहीं बैठते, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, वो हमेशा रेजोनेट करते रहते हैं, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कहाँ हो सकते हैं? ठीक है, तो अब जिन लोगों ने मुझसे रेजोनेंस पढ़ा हुआ है वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, बट जो लोग नए हैं, जो कि अभी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं पता रेजोनेंस कैसे होता है, तो अभी मैं यहाँ पूरा रेजोनेंस तो नहीं पढ़ा सकती, बट डेफिनेटली मैं डीलोकलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि भाई डीलोकलाइजेशन की बात करूं तो वहां पर डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जो रेजोनेट करेंगे, और रेजोनेंस की कंडीशन वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल होने के लिए वहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, वहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हो ना? कॉन्जुगेशन का मतलब पाई और पाई ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी पाई बॉन्ड सारे के सारे एक दूसरे से ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन जब रहेगा तब मैं कहूँगी कि यहाँ पर सारे के सारे पाई जो है वो रेजोनेट करेंगे, ये कभी पाई अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे। अगर मैं बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ बच्चों, तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत फेमिलियर होंगे आप इस स्ट्रक्चर से, ऐसा मिलता है। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड अगर यहाँ है, पाई बॉन्ड अगर यहाँ है तो पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पाई बॉन्ड अगर यहाँ है तो पाई बॉन्ड उसके एडजेसेंट यहाँ भी है, यहाँ है तो यहाँ भी। आप देख पाएंगे ये पाई सारे के सारे अपने एक एक स्पॉट से सरक चुके हैं, अपनी एक एक बॉन्ड से आगे सरक चुके हैं। कैसे होता है? रेजोनेंस के थ्रू होता है ये। ठीक है ना, रेजोनेंस आप लोगों ने सीखा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर कि पाई यहाँ पर भी पूरा ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ चुका है और पाई अपना घर छोड़कर दूसरे घर पे जा चुका है, इस तरह की पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा डीलोकलाइजेशन मुझे दिख रहा है। इसी के रेजोनेंस हाइब्रिड को हम कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इसके ही डीलोकलाइजेशन का ही और एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ लूं,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर लूँ तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जाएगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने घर पे नहीं बैठा है, ये देखो ये शेयर हो गया, यहाँ इस कार्बन पे था, अब इस कार्बन पे है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज भी लोकलाइज्ड नहीं है, अपने घर पे नहीं बैठा है, वो डीलोकलाइज हो चुका है, वो अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर जा चुका है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइजेशन करता है, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसा एक और एग्जांपल लूं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर रेजोनेंस तो ये वाला बॉन्ड भी कर रहा है, ठीक है, पर बेंजीन बनाने के लिए या 6 पाई इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इस वाले लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस वाले लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला लोन पेयर जो है ये अंदर डीलोकलाइज होने की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक है। सो ये वाला लोन पेयर जो है वो मेरा लोकलाइज्ड हो जाएगा। इसको मैं और बताऊंगी आगे जब मैं एरोमेटिक कैरेक्टर बताऊंगी तो खैर मुझे ये कंडीशन आप लोगों को बतानी थी कि एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे आता है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर आने के लिए बच्चों साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। देखो बेंजीन मेरा साइक्लिक है, ठीक है, ये मेरा क्या बोलते हैं एनिलीन कहलाता है, ये भी साइक्लिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये भी मेरा साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि वहां पर प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। अच्छा, प्लेनर स्ट्रक्चर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो देखो या तो वो स्ट्रक्चर बेंजीन से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि बेंजीन प्लेनर होता है, ठीक है, मतलब मुझे ये पता है कि बेंजीन प्लेनर होता है, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि बेंजीन प्लेनर होता है क्योंकि बेंजीन के बारे में हम शुरुआत से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं। तो यानी प्लेनर है या नहीं स्ट्रक्चर, इस बात का पता या तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता होगा क्योंकि तुमने बहुत सारी जगह उसको पढ़ रखा है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो फिर देख लो कि भाई प्लेनर है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड उसके सारे के सारे कार्बन्स होने चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया होता है कंपाउंड प्लेनर है या नहीं इस बात को जानने का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेंजीन में बहुत प्यार से मेरे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, सारे के सारे मेरे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिससे कि मुझे ये पता लग जाता है कि बेंजीन जो है वो पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कंपाउंड प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है यानी पाई बॉन्ड सारे कार्बन के पास से गुजर रहे हैं, ठीक है, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट है। और जो चौथा कंडीशन है मेरा वो ये होता है कि वहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं n की बात करूं कि भाई मेरा n क्या होता है, तो n मेरा हो सकता है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर n मैंने 0 रख दिया तो 0 रख दिया तो 4 0 0 +2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट होगा तो भी वो एरोमेटिक होगा। दूसरा 1 रख के देखो, 4 1 1 सॉरी 4 1 4 +2 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर वही सारी कंडीशन, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या हो गया वो, तो भी वो एरोमेटिक हो गया। फिर 2 रख के देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो भी एरोमेटिक हो गया। 3 रख के देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो भी एरोमेटिक हो गया। और हम आगे जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हम n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 4 पॉइंट्स की मदद से कि हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास वही होना चाहिए साइक्लिक, प्लेनर, दूसरा क्या बोला मैंने, देयर मस्ट बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, और मैंने क्या बोला कि भाई देयर मस्ट बी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये 4 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इन 4 कंडीशंस को जो मैंने तुम्हें बताया है, मान लो इनसे रिलेटेड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देती हूँ कि भाई ये कुछ कंपाउंड्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तुम्हें बताना होगा कि वो एरोमेटिक हैं या नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई करो भाई
आइडेंटिफाई वेदर the compounds, yeah, which of the compounds are aromatic. Identify which of the compounds, ठीक है, are aromatic. इनमें से कौन से कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक हैं बताओ ज़रा, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने दे दिया, मान लो तुम्हें बेंजीन, तो खैर मैं तुम्हें पता ही है बेंजीन एरोमेटिक होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। बेंजीन से ही रिलेटेड कुछ कंपाउंड दे देती हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 2 बेंजीन रिंग्स यहाँ पर फ्यूज़ कर ली, है ना, 2 बेंजीन रिंग्स मैंने यहाँ पर फ्यूज़ कर ली। इस कंपाउंड का नाम होता है नैप्थेलीन, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, पता होना चाहिए तुम्हें। पता करो फटाफट ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि मैंने एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग दे दी तुम्हें, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग दे दी। अब हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है कि भाई जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके बीच में कार्बन हटा लो एक हाथ, और कोई दूसरा हेटेरो एटम, दूसरा एटम अदर देन कार्बन कोई तो भी घुसा दो, इन्फ्यूज कर दो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, भाई हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह की एटम्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली एक एटम डाल सकती हूँ, जैसे मान लो नाइट्रोजन, ठीक है, तो ऐसे लगा दिया एक नाइट्रोजन, मान लो ऊपर लगा दिया एक नाइट्रोजन, इसका नाम अभी पहले ही बताया था एनिलीन करके होता है, ठीक है। फिर तीसरा कंपाउंड बना लिया, जैसे यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे गोला बना रही हूँ मैं, अदर देन ये आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ये बता दिया। फिर एक ये हो सकता है, ठीक है, बीच में लगा दिया नाइट्रोजन, है ना, ये हो सकता है, इसका नाम पिरिडीन, देखो नाम इसीलिए, इसका नाम फिनॉल, इसका नाम एनिलीन। नाम इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम जाएंगे केमिकल रिएक्शंस जब हम करेंगे ऑर्गेनिक, हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत ही फेमस कंपाउंड्स हैं, इनसे हम बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं। पिरिडीन बहुत सारे रिएक्शंस में आता है, एनिलीन बहुत रिएक्शंस में आता है, फिनॉल के ऊपर तो पूरा चैप्टर है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बार बार आपके दिमाग में आते रहेंगे, नाम बार बार आपके दिमाग में आते रहेंगे, बार बार आपके सामने से जाते रहेंगे, तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा जब हम आगे उन्हें केमिकल रिएक्शंस में लेंगे, ठीक है। सो आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, है ना। फिर बाद में हम ले सकते हैं और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया एक, इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हो, इसका IUPAC नेम है साइक्लोब्यूटाडाईन, ठीक है। और ले सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव 2 बार। उसके बाद मैंने ये वाला कोई कंपाउंड ले लिया है, ठीक है। उसके बाद और भी ले सकते हैं, खैर इतने करते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगी, सीधा एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ठीक है। सो अब जैसे कुछ लोगों ने तो सॉल्व कर लिए होंगे पहले वाले, है ना, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं वो फटाफट स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें, है ना, और फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। सो हियर वी गो, नैप्थेलीन पे बात करते हैं, है ना। नैप्थेलीन में क्या होता है ना, 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड होती है मतलब ये कॉमन कार्बन एटम होते हैं 2 जो कि दोनों बेंजीन रिंग के अंदर आते हैं। स्पाइरो टाइप की रिंग होती है, सॉरी बाईसाइक्लो टाइप की रिंग होती है, अगर याद होगा अपन ने बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो उस तरह की यहाँ पे रिंग होती है, इसको कहते हैं नैप्थेलीन। यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है कॉन्जुगेशन में है। अगर आप देखेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पे मुझको दिख रहा है, यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मुझको दिख रहा है। तो हक्कर रूल के स्टार्टिंग से हम
ज़रा अपने कंडीशंस को लेना शुरू करते हैं, देखते हैं नैप्थेलीन हमारी कंडीशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता, है ना। जैसे पहला हमारा क्या था कि भाई कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, तो हाँ भाई पूरा साइकिल है ना, कंप्लीट है, मतलब क्लोज्ड रिंग है, कहीं से भी ओपन रिंग नहीं है। दूसरा, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो हर कार्बन के पास कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ही होता है, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका sp2। तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं यहाँ पर, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। और भाई साहब फिर पाई, वो कुछ क्राइटेरिया था, क्या था हमारा, कुत्ता कितना पाई इलेक्ट्रॉन था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो देखते हैं जरा 4n+2 आता है कि नहीं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हमने यहाँ निकाल के रखा था। देखो ज़रा, n की वैल्यू 1 डाली थी तब हमारा 6 पाई आया था, n की वैल्यू 2 डाली थी तब हमारा 10 पाई आया था। ओके भाई साहब, 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करता है, मतलब ही हमारा नैप्थेलीन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब ही हमारा नैप्थेलीन एरोमेटिक है। ठीक है, मतलब ही हमारा नैप्थेलीन जो है वो कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। इसके बाद यहाँ एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, नेक्स्ट जब हम एनिलीन पे बात करेंगे तब बताऊंगी। एनिलीन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो अब एनिलीन एरोमेटिक है या नहीं ये देखना है, ठीक है। तो एनिलीन यहाँ पर एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है भाई, देखते ही आपको सामने बेंजीन रिंग दिख जानी चाहिए, पहली बात, ठीक है। बेंजीन रिंग दिख गई, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, यानी साइक्लिक भी दिख गया भाई, प्लेनर भी है भाई, प्लेनर है मतलब सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। दूसरा 1 2 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी वो ये अपना एरोमेटिक वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। एरोमेटिक वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, तो हमारा एनिलीन भी एरोमेटिक है। पर अब इसमें एक चीज़ है जो मुझे बतानी है, वो ये थी कि भाई ये जो एरोमेटिसिटी इधर रिंग के अंदर आ रही है, क्या उसमें इस लोन पेयर की कोई भी भागीदारी है, क्या उसमें उस लोन पेयर का कोई भी लेना देना है, क्या ऐसा है कि वो लोन पेयर की वजह से वो एरोमेटिसिटी आ रही हो, क्या ऐसा है कि अगर वो लोन पेयर ना रहे तो एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी, क्या ऐसा है कि हमने 4n+2 काउंट करते हुए लोन पेयर को काउंट किया था, क्या हमने किया था, नहीं। आप ध्यान से देखें तो हमने 1 2 3 4 5 6 यानी रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन ही लिए थे, हमने इस लोन पेयर को काउंट नहीं किया था। यानी एरोमेटिसिटी इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने में, इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में इस लोन पेयर का कोई हाथ नहीं है। तो वो लोन पेयर वहाँ वेला ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही बस उसका कोई काम नहीं है कंपाउंड को स्टेबल बनाने में, तो वो लोन पेयर वहाँ रहे या ना रहे इस बात से कंपाउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरा कंपाउंड आता है, अगर मैं जाती हूँ उसके पास कि भाई मेरे को तेरे लोन पेयर लोन में दे दे, उधार में दे दे, तो वो बहुत खुशी खुशी दे देगा मेरे को उसके लोन पेयर, बोलेगा हाँ यार ले जा, मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर बेटा लोकलाइज्ड लोन पेयर है, घर पे बैठे हुए हैं, ये कहीं काम करने बाहर नहीं जाते, तो बेसिकली घर पे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो इन पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, घर की स्टेबिलिटी इन पे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी इन पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये लोन पेयर आराम से किसी और को भी दिए जा सकते हैं, तो ऐसे लोन पेयर्स को मैं लोकलाइज्ड लोन पेयर्स कहती हूँ, ठीक है। ये एक नई चीज़ थी इस कंपाउंड के अंदर मुझे बतानी थी। उसके बाद वैसे ही अगर बात करूँ बच्चों फिनॉल की, तो फिनॉल इज अ वेरी वेल नोन कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे मस्त 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि भाई डीलोकलाइज्ड हैं, ये बताना पड़ेगा हमें। तो हाँ भाई बेंजीन रिंग चमक रही है, वहाँ बेंजीन रिंग जहाँ चमकती है वहाँ कंपाउंड क्या है हमारा, स्टेबल है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, सब कुछ है, ठीक है। तो कंपाउंड मेरा क्या बन चुका है यहाँ पे, मस्त एरोमेटिक बन चुका है। एरोमेटिसिटी में लोन पेयर की कोई भी भागीदारी नहीं है, एरोमेटिसिटी जो है वो रिंग के कारण आई है, तो मेरे लोन पेयर यहाँ पर भी लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद वही बात करूं पिरिडीन की, ठीक है, तो पिरिडीन में भी यहाँ पर देखो मस्त नाइट्रोजन अपने दो दो लोन पेयर चमकाता हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ अपने दो दो लोन पेयर ऐसे ग्रीन कलर से, दो दो लोन पेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर, ठीक है, ग्रीन कलर से मस्त चमकाता हुआ। यहाँ पर देखोगे तो फिर से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास ऑलरेडी, जो कि इस रिंग को ऑलरेडी एरोमेटिक बना रहे हैं। एरोमेटिसिटी में इन लोन पेयर का फिर से कोई भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो ये वाले लोन पेयर भी मेरे लोकलाइज्ड ही हुए हैं यहाँ पर। फिर बोलोगे क्या मैम चीटिंग कर रहे हो आप, आपने एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया जिसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होते हो। अरे भाई दूंगी ना, चलो देखते हैं। अब जब बोल ही रहे हो तो बढ़िया एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन वाली रिंग लेती हूँ, मस्त 5 मेंबर्ड रिंग लेती हूँ, ठीक है। बहुत फेमस कंपाउंड नाइट्रोजन की लगा दिया मैंने, एक लोन पेयर है। यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड का नाम है पाइरोल, ठीक है। ध्यान रखें पिरिडीन, पिरिडीन बहुत स्टेबल, पिरिडीन, पाइरोल और एनिलीन, इन तीनों के नाम स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लें एकदम। बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, पिरिडीन, पाइरोल, एनिलीन को लेकर। अच्छा, इसमें ना पूछा जाता है बताओ भाई कौन ज़्यादा बेसिक है। बेसिक है म्हणजे कौन अपनी लोन पेयर जल्दी देगा, ठीक है, कौन देगा फटाक से लोन पेयर, किसकी लोन पेयर जल्दी निकलेगी। खैर बताऊंगी, अभी लूंगी एग्जाम्पल, है ना। उसमें भी एरोमेटिसिटी ही आएगी, कैसे आएगी बताती हूँ। पाइरोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पाइरोल पे अगर हम देखें तो भाई साहब 5 मेंबर्ड रिंग है, बढ़िया मजे से, ठीक है। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब साइक्लिक तो है ही, रिंग है तो साइक्लिक है, ठीक है। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बड़े प्यार से, sp2 आएगा, रिंग प्लेनर ही मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद अब देखें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। अब इनका क्या करूं, लूं या नहीं लूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर बनाऊं तो भाई ये इधर जाएगा तभी ये इधर जाएगा, यानी कैसा बनेगा देखो जरा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इधर, ये नेगेटिव, ये इधर, फिर ये इधर जाएगा तब ये इधर जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। यानी रेजोनेंस करने में जो भी बनेंगे, आगे के बना सकते हो, आप लोगों को सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, पर बताने का मुद्दा ये है भाई साहब कि जब मैं रेजोनेंस कर रही थी तब लोन पेयर अपनी जगह से हल गए हैं, लोन पेयर अपना घर छोड़कर निकल गए हैं, लोन पेयर को भी रेजोनेंस करने में पार्टिसिपेट करना पड़ा है। यानी मेरे जो लोन पेयर हैं वो लोकल नहीं है, वो अपने घर पे नहीं बैठे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसे अगर मैं कंपेयर करूं पिरिडीन के साथ तो देखो जरा, पिरिडीन का अगर मैं बना लूं, क्या बनाऊंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो पिरिडीन के अंदर भी क्या होगा देखो, पिरिडीन के अंदर बढ़िया ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। पिरिडीन का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो लोन पेयर को यहाँ पर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लोन पेयर अपने ही घर में बैठे हैं मजे से, लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, इसीलिए मैंने 4n+2 में इन्हें काउंट नहीं किया था। पर क्या पाइरोल में मैं उसे काउंट करूंगी, यार डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डेफिनेटली पाइरोल में काउंट, क्योंकि यहाँ पर जब तक वो जगह से नहीं हलेंगे रेजोनेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में, कॉन्जुगेशन में लोन पेयर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मेकिंग द पाइरोल एरोमेटिक अगेन। अरे समझे, पाइरोल को एरोमेटिक बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जरा हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल्स पे जो हमने लिया था। साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करते हैं। साइक्लिक दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं है एरोमेटिक।
ठीक है, दिस इज नॉट एरोमेटिक। हमको पूछा था फाइंड आउट वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट, सो दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी मेरे को 1-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पर यहाँ पर मुझे रेजोनेंस होता हुआ नहीं दिख रहा। इस क्वांटे में ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विच इज नॉन प्लेनर, जो कि प्लेनर नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि भाई पहली साइक्लिक तो ठीक है, साइक्लिक तो है पर प्लेनर नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल इतने ही पार्ट पे रेजोनेंस हो रहा है, ये वाले पार्ट पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, मैंने कहा था कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो मेरे पास 1-2, अच्छा ये यहाँ से भी रेजोनेटिंग है, यहाँ से भी रेजोनेटिंग है, यहाँ से भी रेजोनेटिंग है, यहाँ से भी रेजोनेटिंग है। ठीक है, कंप्लीट रेजोनेंस वहाँ पर है। तो अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो मैं क्या कहूँगी कि भाई साहब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। इसी कंपाउंड को कई बार रिप्रेजेंट इस तरीके से भी किया जाता है, ऐसा गोला बना देंगे, बीच में बना देंगे 2 नेगेटिव। इस गोले का मतलब है कि कंप्लीट घूम रहा है, वो रेजोनेंस हो रहा है, और 2 नेगेटिव का मतलब है कहीं तो भी 2 एंड्स पे 2 नेगेटिव चार्ज और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही इसकी बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 और यहाँ से भी रेजोनेंस है, यहाँ से भी रेजोनेंस है। ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या मेरी कंडीशन फुलफिल करते हैं? हाँ डेफिनेटली करते हैं, अगर n 0 रख दूँ तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको कई बारी ऐसा भी बनाया होता है। ठीक है, सो दीज आर द कंपाउंड्स जो कि क्या कर सकते हैं बेटा, एरोमेटिसिटी शो कर सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं ये एग्जाम्पल्स के तौर पर भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, कुछ एकदम टिपिकल कंपाउंड्स है जो कि एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वो कंपाउंड्स को आपको डायरेक्टली लिखा देती हूँ, जैसे सम मोर examples of aromatic compounds के एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ और बढ़िया एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पाइरोल बताया था ना, नाइट्रोजन बीच में घुसा दिया था रिंग के, वैसे ही मैं वहाँ पर नाइट्रोजन की जगह सल्फर घुसा सकती हूँ, ऑक्सीजन घुसा सकती हूँ। ठीक है ना, मान लो मैंने नाइट्रोजन घुसा दिया, ठीक है, बीच में नाइट्रोजन डाल दिया था तो फिर तो वो क्या बन गया था ना, पाइरोल बन गया था, है ना। सल्फर डाल दिया, मान लो सल्फर डाल दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम, इस कंपाउंड का नाम है थायोफीन। थायो वर्ड आता है तो सल्फर आता है, याद रखें, थायोफीन। अब यहाँ पर फिर से सल्फर के पास बेटा 2 लोन पेयर है, हमेशा कीप दैट इन माइंड। जब भी कॉन्जुगेशन में दिख रहा है ना, कॉन्जुगेशन में पाई लोन पेयर, पाई पाई कॉन्जुगेशन में है, तो जब भी लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन में होते हैं और अगर हमारे एटम के पास एक से ज्यादा पेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो एक ही पेयर थी, वो अपनी एक पेयर डिलोकलाइज करेगा ही, पर यहाँ पर सल्फर के पास 2 पेयर्स हैं, तो क्या सल्फर अपने दोनों पेयर डिलोकलाइज कर देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है मेरे बच्चों। हमेशा जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लोन पेयर्स डिलोकलाइज होने के लिए होती हैं, तब भी सिर्फ एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज होती है एट ए टाइम, एक से ज्यादा लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होती। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूंगी कि भाई ये वाली एक लोन पेयर इसमें से डिलोकलाइज्ड रहेगी और एक लोन पेयर इसमें से लोकलाइज्ड रहेगी। ये डिलोकलाइज्ड के 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। वी विल बी हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर, मेकिंग द कंपाउंड थायोफीन एरोमेटिक। काहे कि पूरा का पूरा उसका वो जो है अपना हक्कल रूल वाला कंडीशंस फॉलो हो चुका है। ठीक है, वैसे ही सल्फर के जगह मैं कुछ और भी लगा सकती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे सल्फर के जगह मान लो मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, सल्फर के जगह मान लो मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, तो मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, 2 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर्स। फिर बात करेंगे एक लोन पेयर
डीलोकलाइज्ड हो चुका है और एक लोन पेयर लोकलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो चुका है यानी अपनी जगह से चला जाएगा, और दूसरा वाला लोन पेयर अपने ही जगह पे रहेगा, क्योंकि अभी बताया था कि भाई जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं रेजोनेंस करने के लिए, तभी भी एट अ टाइम सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक से ज्यादा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस तरीके से वी विल बी अगेन हैविंग 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हियर मेकिंग द कंपाउंड एरोमेटिक, और इस कंपाउंड का नाम भी बता देती हूँ, फ्यूरान कहते हैं बेटा इसको। ठीक है ना, सल्फर लगेगा तो थायो लगेगा, थायोफीन, ऑक्सीजन के लिए फ्यूरान लगेगा। ठीक है ना, और नाइट्रोजन के नाम हो जाएगा पाइरोल। समझ में आया? 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर हेट्रोएटम लगाया है, सल्फर लगाएंगे थायोफीन, ऑक्सीजन के लिए लगेगा फ्यूरान, जबकि नाइट्रोजन के लिए लगेगा पाइरोल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, फ्रीक्वेंटली पूछे हुए होते हैं, याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है यहाँ पर, ये हमारा, जैसे मेरा साइक्लो, ये है, ठीक है, अल्कीन है ना, साइक्लोप्रोपीन है। तो साइक्लोप्रोपीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में आ जाएगा कि भाई बताओ यहाँ से हाइड्रोजन, चलो मैं क्वेश्चन एक्चुअली बाद में कराऊंगी, मैं अभी पहले आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है ऐसा पॉजिटिव लिया हुआ, और यहाँ पर एक और है, ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे निगेटिव लिया हुआ। ठीक है, पूछ रही हूँ कौन सा एग्जिस्ट करेगा बताओ। ठीक है, कौन सा एग्जिस्ट करेगा बताओ, दोनों में से विच विल एग्जिस्ट। क्या देखोगे सबसे पहले? आप देखोगे क्या? रेजोनेंस देख लो, तो वही रेजोनेंस तो दोनों में है। ठीक है, फिर क्या देखोगे? तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी देख लो, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज द फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो एरोमेटिसिटी देखने के लिए ये फिर देखोगे साइक्लिक है या नहीं, तो दोनों साइक्लिक हैं। फिर देखोगे प्लेनर है या नहीं, तो हाँ प्लेनर भी है। फिर देखोगे 4n+2 कहाँ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो 1 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आ रहा है 2 pi इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2, और ये वाला भी डिलोकलाइज रहेगा तो ये आएगा 4 pi इलेक्ट्रॉन। 4 pi इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी की कंडीशन में नहीं आता, इसीलिए ये हमारा एरोमेटिक नहीं हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कंपाउंड एरोमेटिक। इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन, और क्योंकि ये यहाँ से वेकेंट है इसीलिए हम लगाते हैं आइल, तो साइक्लोप्रोपेनाइल आयन, साइक्लोप्रोपेनाइल आयन ये इस आयन का नाम है। ठीक है ना, इस बहुत ही स्टेबल आयन ये वाला होता है हमारा। ऐसे ही एक और होता है, बहुत स्टेबल कटायन होता है। ठीक है, 8 मेंबर्ड रिंग है, प्लेनर है। 8 मेंबर्ड रिंग, जब तक हमारे पास कटायन रहेगा तब तक प्लेनर रहेगी, अगर हमारे पास सारे पाई बॉन्ड आ गए तो वो प्लेनर नहीं रहती। ठीक है, बताऊंगी वो भी। 8 मेंबर्ड रिंग नहीं है, सॉरी 7 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इस तरीके से 8 मेंबर्ड रिंग का भी एक्चुअली एक एग्जांपल है, बहुत फेमस है, आएगा अभी थोड़ी देर में, ये जैसे। ठीक है, इस रिंग का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन। अभी आएगा आगे, जब मैं आपको कार्बोकटायन बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि भाई जितने भी कार्बोकटायंस है ना, ये कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई मल्टीपल कार्बोकटायंस बनने हैं और कहीं बीच में ये बन जाता है तो बस रिएक्शन वहीं खत्म होती है। ये वाला प्रोडक्ट अगर बनता है तो बहुत ही स्टेबल है। ये ट्रोपोलियम कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों है बहुत ज्यादा स्टेबल? तो फिर भाई हक्कल रूल फॉलो कर रहा है सारे के सारे। देखो साइक्लिक भी है, ठीक है, सारे कार्बन आप देखोगे सबके पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक एक पाई बॉन्ड है, तो सारे के सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पूरा कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और भाई साहब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। सो अगेन दिस आयन इज वेरी मच एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब ये हो गए कंपाउंड्स, और कुछ नए कंपाउंड्स भी लेना चाहूंगी जो इससे पहले आप लोगों ने देखे नहीं है। ठीक है ना, अभी आज ही देखोगे पहली बार, बट बहुत टिपिकल कंपाउंड्स है वो, और टिपिकल कंपाउंड्स है, और साथ ही साथ में आपको अब आगे क्वेश्चंस में, कभी पेपर्स में, यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे एमुलिन एक कंपाउंड होता है।
एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है बेसिकली एम्यूलिन। एम्यूलिन के अंदर बहुत सारे टाइप के एम्यूलिन्स आ सकते हैं। अब एम्यूलिन की खासियत ये होती है कि उसमें ना एक के ऊपर एक के साथ एक बेंजीन रिंग्स इन्फ्यूज्ड होती है, मतलब एक के साथ एक जुड़ी हुई बेंजीन रिंग्स होती हैं। ठीक है, देखेंगे जरा किस तरह का कंपाउंड होता है। ये एक बनाते हैं सबसे छोटा एम्यूलिन, तो हमें 2 बेंजीन रिंग जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये, पर ये तो क्या बन गया भाई, ये तो मैम आपने नैप्थेलीन बना लिया। एम्यूलिन के अंदर ये होता है कि ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है ना, ये डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ रिंग बाहर बाहर से जुड़ती है, बीच का बॉन्ड नहीं होता उसमें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्यूलिन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि हमारे कंपाउंड को हमको क्या बनाना है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करानी है उसके अंदर। तो ठीक है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करा देंगे, नो प्रॉब्लम। पाई सिग्मा पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई। ठीक है, ये बन गया हमारा एम्यूलिन। अब यहाँ पर एम्यूलिन का जो जनरल नेम होता है, ठीक है, जो सभी के लिए, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है कि एम्यूलिन जो होता है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, यानी इसके अंदर एक कंपाउंड नहीं आएगा बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड आएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे 3 बेंजीन रिंग भी फ्यूज करा सकते हो, ऐसी 4 बेंजीन रिंग भी फ्यूज करा सकते हो। जैसे अगर 4 बेंजीन रिंग में फ्यूज कराऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा वो कंपाउंड। देखो यहाँ पर मैं 4 बेंजीन रिंग फ्यूज कराती हूँ, है ना, ऐसी एक करा दी, एक नीचे करा दी और एक ऊपर करा दी। ठीक है, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं ऑल्टरनेट सिग्मा पाई, ये बीच का सारा हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद सिग्मा पाई ऑल्टरनेट ले लिया। ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखोगे आप, सही है। तो ये भी एक एम्यूलिन हो गया, ये भी एक एम्यूलिन हो गया। तो जनरल नेम जो होता है एम्यूलिन का वो होता है एन एम्यूलिन। अब ये जनरल नेम में ये एन क्या चीज है, ये एन क्या चीज है, तो ये एन जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 pi electrons here, so this amylin is called 10 amylin। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम पड़ गया है 14 एम्यूलिन। ठीक है, इस तरह से और भी बन सकते हैं, है ना, और भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब जानना ये है कि इनमें से कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, जो भी है ना। तो पहले तो यही बताऊंगी कि एरोमेटिक नहीं है, बाकी नॉन और एंटी की बात हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखूं तो 10 जो है, 10 हमारे 4n+2 वाले क्राइटेरिया में आता है, 14 भी हमारे 4n+2 वाले क्राइटेरिया में आता है। तो ये जो हो गया, ये तो एरोमेटिक है। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक। बट व्हाट अबाउट दिस, होता क्या है बच्चों कि ये स्ट्रक्चर काफी छोटा होता है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन सभी जगह प्रेजेंट है, पर ये वाले जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन करते हैं। स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा करने के कारण क्या होता है, वो स्टेबल होने के लिए ऐसे हो जाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर हो जाता है प्लेन के, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, जिसके कारण हमारा कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं रह पाता, वो नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर होने के साथ ही वो हक्कल रूल की कंडीशन को ब्रीच कर देता है, हक्कल रूल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता। अब हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं बचेगा, तो ये कंपाउंड बेसिकली नॉन एरोमेटिक कहलाता है। ऐसे कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होते और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते, वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। बेसिकली जब कंपाउंड्स नॉन प्लेनर हो जाते हैं तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो चुका है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। फिर आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो हाइड्रोजन रहेंगे, इन हाइड्रोजन्स का क्या करेंगे आप? तो भाई यहाँ भी हाइड्रोजन रहेंगे, पर वहाँ जगह ज़्यादा है, हाइड्रोजन को खेलने कूदने के लिए काफ़ी जगह मिल रही है, तो इसीलिए हाइड्रोजन धूम नहीं मचाएंगे वहाँ पे, हाइड्रोजन वहाँ पर प्लेन में ही प्रेजेंट रहेंगे। सो ये कंपाउंड सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। ये कंपाउंड साइक्लिक भी रहेगा, ये कंपाउंड प्लेनर भी रहेगा, ये कंपाउंड 4n+2 को भी फॉलो करेगा, ये कंपाउंड सब फॉलो करेगा। तो ये कंपाउंड बेसिकली क्या हो जाएगा,
एरोमेटिक, जबकि ये वाला कंपाउंड जो है वो हो चुका है नॉन प्लेनर। ठीक है, नॉन प्लेनर हो चुका है। और क्यों हो चुका है? बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो 10 एम्यूलिन जो है वो हो चुका है हमारा नॉन एरोमेटिक, 14 एम्यूलिन जो है वो हो चुका है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, आई होप ये वाले कंपाउंड्स के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थोड़े नए कंपाउंड्स हैं ये, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट करके पूछो, है ना। उसके बाद ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और कंपाउंड देखने में आया है मेरे, पाइरीन नाम है उसका। ठीक है, क्या नाम है? पाइरीन, पिरिडीन नहीं, पिरिडीन अलग है। देखो जरा, पिरिडीन कहाँ है? पिरिडीन यहाँ है। पिरिडीन के अंदर क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है, बीच में घुसा है नाइट्रोजन। पिरिडीन डिफरेंट कंपाउंड है। वैसे ही पाइरोल डिफरेंट कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, बीच में घुसा है नाइट्रोजन। ठीक है, ये पिरिडीन भी नहीं है, पाइरोल भी नहीं है, ये कुछ अलग है, ये है पाइरीन। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका? एम्यूलिन जैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, बट देखो जरा क्या होगा अभी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर वही अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई। ठीक है, और यहाँ पर बीच में भी एक पाई बॉन्ड रहता है। एम्यूलिन में मैंने ये बीच का सारा हटा दिया था, नहीं होता है वहाँ पर, यहाँ पर पूरा बीच में भी पाई बॉन्ड होता है। और इस कंपाउंड की खासियत ये है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, ये वाला पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, यानी कि वो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं होता, वो पाई बॉन्ड घूमता फिरता नहीं है, वो पाई बॉन्ड अपनी ही जगह पर स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर की कॉन्सेप्ट याद हो तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर प्योर 2 होता है हमेशा, 2 से कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी पाई बॉन्ड का डिलोकलाइज होता है वहाँ बॉन्ड ऑर्डर की गड़बड़ होती है, बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड हमेशा प्योर रहेगा। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ पर जो हमने ये सारे पाई बॉन्ड्स दिए हैं, ये जो कॉन्टे कॉन्टे में पूरे पेरीफेरी में पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होते हैं और ये इस कंपाउंड को एरोमेटिसिटी दिलाते हैं। अब भाई साहब, जो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, एरोमेटिसिटी दिलाने में क्रेडिट भी उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पाई बॉन्ड को, बीच वाले पाई बॉन्ड को एरोमेटिसिटी को दिलाने का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ इन पाई बॉन्ड्स को दिया जाएगा। तो जब हम 4n+2 काउंट करेंगे तब भी हम सिर्फ इन्हीं पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे, हम बीच वाले को क्यों क्रेडिट देंगे जब वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं 4n+2 की बात करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मुझे मिलते हैं। पर सिर्फ ओनली, मतलब जो हमारा डीलोकलाइजेशन है वो सिर्फ पेरीफेरी में होता है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन occurs only in periphery। सो इस एरोमेटिसिटी को पेरिफेरल एरोमेटिसिटी कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी is called peripheral एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसे कहते हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। और यहाँ पर आते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कौन सा है, नाम याद रखेंगे भाई, कंपाउंड है पाइरीन। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये पता कर सकते हैं। वेल, अब तो आप ही खुद पता कर पाएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। सिंपल है क्राइटेरिया, 4n+2 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब एरोमेटिक तो पता कर लिया। ठीक है, एरोमेटिक तो पता कर लिया। अब एरोमेटिक के बाद आता है एंटी एरोमेटिक।
कि ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जिससे हमारा बनने वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो ऐसा कंपाउंड बनेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनेगा ही नहीं, वो रिएक्शन ही आगे प्रोसीड नहीं करेगी बच्चों। जहां पर प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ऐसी कभी कोई रिएक्शन नहीं होगी जिसमें प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। और ऐसी रिएक्शंस बहुत फास्ट होगी, खुशी खुशी होगी जहां पर प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा हो। सो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी हम क्यों देखते हैं, ये भी इसका एक एप्लीकेशन हो गया कि कौन सी रिएक्शन होगी नहीं होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी बातें देखने के लिए भी हमें एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का पता होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये तुम्हें अच्छे से आ गया तो बहुत सारी रिएक्शंस को तुम खुद ही फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो बात करते हैं अब एंटी एरोमेटिसिटी की, ठीक है। इसके लिए भी हक्कल सर ने कुछ बातें बताई है, हक्कल रूल, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कंपाउंड उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। जैसे एरोमेटिसिटी के लिए है वैसी एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी है, ठीक है। जो कंपाउंड इन कंडीशंस को फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, जो एरोमेटिक वाली कंडीशंस को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, जो दोनों को ही नहीं करेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं एंटी एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है, यहाँ पर भी हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड हमारा कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में आना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक के 6-7 मेंबर्ड रिंग तक की बात है तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कंपाउंड प्लेनर ही होता है, ठीक है। हाँ, अगर रिंग बहुत बड़ी हो गई, 8 मेंबर्ड रिंग हो गई, तो कंपाउंड मतलब कार्बन sp2 होते हुए भी वहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपाउंड प्लेनर नहीं रह पाता। तो 6-7 मेंबर्ड रिंग तक तो वो प्लेनर रहेगा, फिर 8 मेंबर से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, बताऊंगी उसके बारे में भी, ठीक है। सो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। नंबर 3, यहाँ पर भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वहाँ पर होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। ये अभी एक क्वेश्चंस में भी दिया था मैंने तुम्हें। यहाँ पर ध्यान से देखोगे कंपाउंड जो है हमारा साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है इसके अंदर अब 1 2 3 4 4n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारा n जो है वो 1 हो चुका है। तो कंपाउंड सारी कंडीशंस जो हैं वो ला चुका है एंटी एरोमेटिसिटी की। यहाँ पर n जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि n अगर 0 हो जाएगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 0 पाई इलेक्ट्रॉन में तो कंपाउंड जो है वो हमारी कंडीशंस यहाँ पे एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी कंडीशंस में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि n क्या हो चुका है, n हो चुका है हमारा 1, ठीक है। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है क्या, हाँ है भाई, पॉजिटिव चार्ज के साथ वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 मेरे पास यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगेन द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई कंपाउंड कभी फॉर्म नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, यानी साइक्लोपेंटाडाइन जिसमें इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, ऐसा कभी भी रिएक्शन के बीच में फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। हाँ, अगर ऐसा रहता तो कितना होता देखो जरा, फिर कितना आता, 1 2 3 4 5 6, हाँ फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता, फिर एरोमेटिक आ जाता।
एरोमेटिक आ जाता तो क्या हो गया भाई, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। वैसे ही एक एग्जांपल मैंने आपको ये वाला दिया था, याद करो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो 1 2, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बन सकता है। जबकि अगर मैं ऐसे बनाने जाऊं, ये वाला बनाने जाओ तो 1 2 और यहाँ पे आ गया 3 4, यहाँ पे आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सा कंपाउंड बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की मदद से आप वो देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मैं इसका एप्लीकेशन बताने वाली हूँ, उसमें खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगी, तब और क्लियर होगी ये चीज़ें, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं पहले एंटी एरोमेटिसिटी के बाद नेक्स्ट की, विच इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे। सो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ना ही एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। सो कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिया था, याद करो, ऐसा कुछ था, वो यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, इतना ही डिलोकलाइजेशन है। यहाँ पर ये जो कार्बन है मेरा, ये sp3 है, आउट ऑफ द प्लेन चला गया, जिसके चक्कर में मेरा ये कंपाउंड ना एरोमेटिसिटी की कंडीशन आया है, ना ही एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन में आया है, दोनों ही नहीं है। तो दोनों ही नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया भाई नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही टिपिकल, बहुत सारी जगह आता है, एकदम मतलब एकदम घोट लेना इस एग्जाम्पल को, एकदम याद कर लेना, ठीक है ना। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जब भी पाई बॉन्ड्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड रिंग तक तो कंपाउंड प्लेनर रहता है। पर जैसे ही 7 मेंबर्ड से बड़ी रिंग बननी शुरू होती है, ठीक है, ऑक्टाइन बन जाएगा, नॉनाइन बन जाएगा, 9 कार्बन 10 कार्बन, ऐसे बड़े बड़े जब रिंग्स बननी शुरू हो जाएगी, तो वो रिंग एक प्लेन में नहीं रह पाती, वो एक प्लेन में कार्बन अनस्टेबल होने लग जाते हैं, वो एक प्लेन में एक दूसरे को स्टेरिकली हिंडर करने लग जाते हैं। तो इसीलिए स्टेरिक हिंडरेंस से बचने के लिए रिंग थोड़ी सी आउट ऑफ द प्लेन जाने की कोशिश करती है। अगर मैं साइक्लो ऑक्टा 8 मेंबर्ड रिंग है ये, अगर मैं इस ऑक्टा टेट्राइन को यहाँ पर बनाऊं तो ये कुछ पेपर पे तो ऐसी बनती है, ठीक है, पेपर पे बनाओगे तो ऐसी बनेगी। अगर आप देखोगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। आप पट से बोल दोगे कि अरे मैम ये तो एंटी एरोमेटिक है, पर मैं बोलूंगी कि नहीं है, क्योंकि ये ऐसी होती ही नहीं है, क्योंकि भाई वहां पर हो चुके हैं 8 कार्बन। अब 8 कार्बन हो चुके हैं तो एक्चुअली जब आप बोर्ड पे उसको ड्रॉ करोगे तो वो वैसी दिखेगी, पर जब आप उसको क्या बोलते हैं ओरिजिनली देखोगे, 3D व्यू में देखोगे, ठीक है, तो वो ऐसे टब की तरह दिखाई देती है, ऐसे टब शेप्ड में दिखाई देती है, टब की तरह दिखाई देती है। यानी कैसे, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, वो आपको ऐसे कुछ इस तरीके से, देखो बनाती हूँ यहाँ पे, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है, मैं इसको यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मेरे को मेरी तरफ दिखेगा, ठीक है, ये मुझे मेरी तरफ दिखेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये मुझे बोर्ड के पीछे दिखेगा, यानी कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सामने एक बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पीछे एक बॉन्ड दिखेगा, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे ऊपर कुछ इस तरीके का वो स्ट्रक्चर दिखेगा, टब शेप्ड स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, ठीक है। डिलोकलाइजेशन वहां पर भी होगा पूरा, वहां पर भी पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस होगा,
पर वो कार्बन एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये वाले जो कार्बन हैं ये अलग प्लेन में हैं, ये वाले कार्बन अलग प्लेन में, ये वाले कार्बन यानी 1 2 3 4 ये वाले कार्बन सेम प्लेन में है, ये ऊपर, ठीक है ना। सो इसको टब शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे कहते हैं। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसका पाई बॉन्ड बनाऊं, इसके चारों पाई बॉन्ड बना दूं तो वो कुछ ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4। रेजोनेंस तो होगा, ठीक है, पर वो कंपाउंड प्लेनर नहीं रहेगा। तो टब शेप्ड स्ट्रक्चर इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेन में नहीं है वो। सो इसीलिए वो नॉन एरोमेटिक हो चुका है, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन तारियू, बहुत सारी जगह मिलेगा आपको ये, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या क्या पढ़ा भाई, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। अच्छे से पढ़ के आओ। कल इसके एप्लीकेशंस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ो, नहीं समझता है पूछ लो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।